हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPCG 171 यानी सामान्य मनोविज्ञान। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर, असाइनमेंट और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी क्लास की अपडेट मिलती है और साथ ही साथ सभी कोर्सेज के फ्री पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलते हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है वो क्या है, चलिए जानते हैं। जी, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र और अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। मनोविज्ञान मानव के मन, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये समझने की कोशिश करता है कि लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। आज के समय में मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इसका उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। यानी जो आपका मनोविज्ञान है, ये मानव के मन, व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। ये समझने की कोशिश करता है, ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनका व्यवहार किस प्रकार से होता है। तो आज के समय में मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है और इसका उपयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में किया जाता है। अब हम जानते हैं मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं। अगर हम मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों की बात करें तो पहला जो आपका कार्य क्षेत्र है वो है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है आपका, इस क्षेत्र में बच्चों और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक यह समझते हैं कि छात्र कैसे सीखता है, उनकी रुचि क्या है और उन्हें बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। इससे शिक्षा की जो होती है आपकी गुणवत्ता बढ़ती है। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इसका अध्ययन आपको इसमें देखने को मिलता है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, शिक्षार्थी किस प्रकार से सीखते हैं और शिक्षक उनको किस प्रकार से सिखा सकते हैं, उनकी रुचि क्या है शिक्षार्थियों की और उन्हें बेहतर तरीके से हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो इसमें बढ़ती है। दूसरा जो है आपका नैदानिक मनोविज्ञान। इसमें मानसिक बीमारियों जैसे तनाव, अवसाद, चिंता आदि का अध्ययन और उपचार किया जाता है। मनोविज्ञान मरीजों की काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करता है। यानी नैदानिक मनोविज्ञान किस पे बेस्ड है कि आपकी जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे तनाव है, अवसाद है, चिंता है, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है और उसका उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी इसमें आपको देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक मरीजों की एक प्रकार से काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने में उनकी सहायता करता है, मदद करता है। अब हम बात करते हैं आपका तीसरा पॉइंट जो है आपका औद्योगिक मनोविज्ञान, जिसको हम संगठनात्मक के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है आपका, यह हर कार्य क्षेत्र, कंपनियों और कार्यस्थलों से जुड़ा होता है। इसमें कर्मचारियों के व्यवहार, काम करने की क्षमता, प्रेरणा और संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। इससे कार्यस्थल पर बेहतर माहौल और उत्पादकता बढ़ सकती है। यानी जो आपका औद्योगिक मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है, आपका कार्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें कंपनियां और जो आपका कार्य क्षेत्र है वो जुड़ा होता है। कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, काम करने की उनकी क्षमता किस प्रकार से है, उनकी प्रेरणा किस प्रकार से है और संतुष्टि का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इससे जो होता है आपका कार्यस्थल को आप और भी ज्यादा बेहतर माहौल दे सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है आपका सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान किस प्रकार से संबंधित होता है ये भी जानते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान की बात करें तो इस क्षेत्र में यह अध्ययन किया जाता है कि समाज और अन्य लोग हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे समूह में रहने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदलता है या समाज में फैली धारणाएं लोगों को कैसे प्रभावित करती है। यानी ये जो है आपका सामाजिक मनोविज्ञान जो है ये अध्ययन करता है कि समाज में लोगों का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, किस प्रकार से लोग समूह में रहते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है और समाज में जितनी भी धारणाएं हैं वो लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान।
ये मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों जैसे बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में होने वाले मानसिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन करता है। यानी जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये आपके जीवन के अलग अलग चरणों से संबंधित है, जिसमें आपका बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन सभी के अंदर जो आपके मानसिक और भावनात्मक विकास जो होता है वो इसको दर्शाता है, इसका अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान जो होता है आपका, इसमें खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य, इसमें आपका खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये खिलाड़ियों को दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करता है। यानी जो आपका खेल मनोविज्ञान है वो आपका खिलाड़ियों से संबंधित है, जो खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को, उनके आत्मविश्वास को और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने की तकनीकों का इसमें उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के अनुप्रयोग की, यानी मनोविज्ञान का जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, वो किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। तो सबसे पहला जो है आपका शिक्षा में उपयोग। मनोविज्ञान का शिक्षा में उपयोग जो है वो किस प्रकार से होता है कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों की मदद से शिक्षण विधियों को बेहतर बनाया जाता है। इससे विद्यार्थियों की समझ, स्मरण शक्ति और रुचि बढ़ती है। यानी जो आपका शिक्षा में जो आपका मनोविज्ञान का सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, वो क्या करता है मनोविज्ञान कि आपके जो जितने भी विद्यार्थी है, उनकी जो समझ है, उनकी जो स्मरण शक्ति है, यानी जो उनकी मेमोरी है, उनको भी क्या करता है, डेवलप करता है और उनकी रुचि यानी उनके इंटरेस्ट को भी बढ़ाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग मानसिक रोगों के इलाज में किया जाता है। डॉक्टर और काउंसलर मरीजों की मानसिक स्थिति को समझकर उचित उपचार देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका व्यवसाय और प्रबंधन में, इसमें कंपनियां कर्मचारी को प्रेरित करने, उनके प्रदर्शन को सुधारने और टीम वर्क बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका दैनिक जीवन में। मनोविज्ञान हमें अपने और दूसरों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। यानी दैनिक जीवन में भी हम मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है आपका वो है अपराध और कानून में। पांचवा पॉइंट क्या है, अपराध और कानून में पुलिस और न्यायालय अपराधियों के व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। इससे अपराधियों की जांच और रोकथाम में भी आपको सहायता मिलती है। अब बढ़ते हैं हम इसके निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष क्या कहता है कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यानी बहुत बड़ा है, और इसके अनुप्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में देखने को हमें मिलते हैं। ये ना केवल मानसिक समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करता है, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास और समाज की उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी निष्कर्ष क्या कहता है, मनोविज्ञान जो है आपका हर कार्य क्षेत्र में, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका एक बहुत विस्तृत रूप से हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम जीवन के हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ये ना केवल हमारी मानसिक समस्याओं को समझने में हमारी मदद करता है, ठीक है, बल्कि उन्हें हल करने में भी मदद करता है, और ये व्यक्ति के समग्र विकास और समाज की उन्नति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से हैं ये समझते हैं। अगर हम बात करें व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की, तो व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो यह बताता है कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके स्थायी गुणों के आधार पर समझा जा सकता है। शील गुण से आशय उन विशेषताओं से है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं में लगातार हमें दिखाई देती है। यानी शील गुण जो आपका सिद्धांत है वो एक मनोविज्ञान का ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, व्यक्तित्व के जो शील गुण का सिद्धांत है वो आपका मनोविज्ञान का ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो आपको ये बताता है कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके जो स्थायी गुण है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो शील गुण शब्द जो है उससे आशय है उन विशेषताओं से है जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनाओं में हमें लगातार दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं शील गुण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। शील गुण सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी, मिलनसारिता, आत्मविश्वास, क्रोध, धैर्य आदि। ये गुण व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और समय के साथ काफी हद तक स्थिर रहते हैं। इसी कारण अलग अलग परिस्थितियों में भी व्यक्ति का व्यवहार लगभग एक जैसा रहता है। यानी शील गुण सिद्धांत का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे आपका ईमानदारी हो गया, मिलनसारिता हो गया, आत्मविश्वास हो गया, क्रोध हो गया, धैर्य हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, व्यक्ति के अंदर एक
गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, और ये गुण क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और समय के साथ ये काफी हद तक ये स्थिर भी रहते हैं, यानी एक समान ही रहते हैं, और इसी कारण हमें अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति का जो व्यवहार है वो भी एक जैसा लगता है, यानी कि एक जैसा ही वो रहता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके विचार। अगर हम प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की बात करें और उनके विचारों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे गॉर्डन अल्पोर्ट। अल्पोर्ट ने शील गुणों को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रधान शील गुण। ये जो शील गुण होते हैं ये बहुत प्रभावशाली गुण होते हैं जो व्यक्ति के पूरे जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरा केंद्रीय शील गुण। ये सामान्य गुण होते हैं जैसे ईमानदारी, दयालु आदि, यानी केंद्रीय शील गुण वो होते हैं जिसमें हमारे सामान्य गुण होते हैं, जैसे आपका ईमानदारी हो गया, दयालु हो गया, ठीक है, करुणामय हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है आपका गौणशील गुण। ये क्या होते हैं, ये कम महत्वपूर्ण होते हैं और विशेष परिस्थिति में ही हमें दिखाई देते हैं, यानी ये इतने महत्वपूर्ण नहीं होते और ये हमें किसी विशेष परिस्थिति में ही हमें ये दिखाई देते हैं। उसके बाद आपके जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो है रेमांड कैंटल। कैंटल ने 16 प्रमुख शील गुणों की पहचान की है और व्यक्तित्व को मापने के लिए उन्होंने 16 TF टेस्ट बनाया है, यानी आप जो हमारे रेमांड कैंटल है इनके द्वारा एक टेस्ट बनाया गया है जिससे आप माप सकते हैं व्यक्तित्व के गुणों को, उनकी पहचान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपके आते हैं वो है मनोवैज्ञानिक हंस आइजैक। आइजैक ने व्यक्तित्व को 3 प्रमुख आयामों में बांटा है। पहला है आपका बहिर्मुखता, दूसरा है न्यूरोटिज्म, तीसरा है मनोविक्षिप्तता। ठीक है, मनोविक्षिप्तता आपका ये तीसरा आयाम है, यानी आइजैक जो है इन्होंने आयामों को, व्यक्तित्व के आयामों को मुख्य रूप से 3 आयामों में बांटा है। अब हम बात करते हैं शील गुण सिद्धांत की विशेषताओं की। अगर हम शील गुण सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी है। पहली विशेषता जो है, ये सिद्धांत सरल है और समझने में हमें आसानी से ये समझ में आ जाता है। दूसरा, ये व्यक्तित्व के स्थायी गुणों पर आधारित होता है। तीसरा, कि इससे व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से है। आपका जो आखिरी पॉइंट है वो है, यह वैज्ञानिक तरीकों जैसे कि परीक्षण और प्रश्नावली का उपयोग करता है, यानी ये साइंटिफिक तरीकों पे, मेथड पे ये क्या करता है, उपयोग करता है, जिसमें आपका परीक्षण आता है और प्रश्नावली आती है। अब हम बात करते हैं शील गुण सिद्धांत के लाभ। कौन से शील गुण लाभ के जो सिद्धांत है वो है। पहला जो आपका लाभ है वो है कि यह व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है और व्यवस्थित रूप से समझाता है। दूसरा, कि इसका उपयोग शिक्षा, नौकरी चयन और परामर्श यानी काउंसलिंग में भी किया जाता है। यानी पहला लाभ क्या है, इससे आप किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को आसानी से, व्यवस्थित रूप से, स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, जो आपकी नौकरी चयन है उसमें भी होता है, और साथ ही साथ परामर्श यानी काउंसलिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो होता है, यह विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो अंतर होता है वो भी हमें समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी की वजह से ही हमें व्यक्तियों के बीच में जो अंतर है वो देखने को, समझने को मिलता है। अब हम बात करते हैं शील गुण सिद्धांत की सीमाएं कौन कौन सी है। ये सिद्धांत परिस्थिति के प्रभाव को कम महत्व देता है, यानी ये जो सिद्धांत है किसी भी परिस्थिति का जो प्रभाव है उसको ये कम महत्व देता है। दूसरा, कभी कभी ये व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरह समझ नहीं पाता। तीसरा, कि सभी शील गुणों को सही तरीके से मापना जो होता है वो कठिन होता है। तो ये थी इसकी कुछ सीमाएं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। अंत में शील गुण सिद्धांत व्यक्तित्व को समझने का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी तरीका है। यह हमें जानने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके स्थायी गुणों पर आधारित होता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी ये सिद्धांत मनोविज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और व्यक्तित्व के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि जो शील गुण सिद्धांत है ये आपका व्यक्तित्व को समझने में एक महत्वपूर्ण तरीका है, ठीक है, उपयोगी तरीका है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें जानने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है उसके स्थायी गुणों पे आधारित है या नहीं, ठीक है। और इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत जो है वो मनोविज्ञान में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है और व्यक्तित्व के अध्ययन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब हम जानते हैं कि बुद्धि क्या होती है और इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य सोचता है, समझता है, तर्क करता है, सीखता है और समस्याओं का समाधान करता है।
सरल शब्दों में कहे तो बुद्धि हमें सही निर्णय लेने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में मदद करती है। यानी बुद्धि क्या है? आपकी एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा मनुष्य सोच रहा है, समझ रहा है, अपना तर्क व्यक्त कर रहा है, सीख रहा है और समस्याओं का समाधान भी कर रहा है। वहीं अगर सरल शब्दों में समझे तो बुद्धि क्या है? हमें एक सही निर्णय लेने में यानी डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में हमारी मदद करता है और वो भी परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, जितनी भी हमारी नई परिस्थितियां होती है उसके अनुसार हमें ये ढालने में भी हमारी मदद करती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। अगर हम उदाहरण से समझे तो पहला क्या क्या परिभाषित करा है कि बुद्धि जो है वो हमारी सीखने की क्षमता है। दूसरा, बुद्धि समस्या हल करने की शक्ति है। तीसरा, बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की भी योग्यता है। तो इस प्रकार बुद्धि केवल किताबों का ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन में समझदारी से काम लेने की क्षमता भी है। यानी बुद्धि जो है आपका सिर्फ किताबों से, किताबी ज्ञानों से संबंधित नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये आपके जीवन में जितनी भी समझदारी से आप काम लेते हैं, जो आपकी समझदारी से काम लेने की क्षमता है, ये उसको भी प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की। अगर हम बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो बुद्धि को समझाने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। इनमें से मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला जो सिद्धांत है वो आपका है स्पेयरमैन का द्विघटक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को दो प्रकार की होती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है ये जानते हैं। सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि जो होती है ये हर कार्य में उपयोग होती है, जैसे तर्क करना, समस्या हल करना, यानी किसी भी विषय पे अपना तर्क व्यक्त करना, ठीक है, और किसी भी समस्या को हल करना, ये आपका सामान्य बुद्धि में आता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि जो होती है आपकी ये खासकर ये किसी खास कार्य के लिए उपयोग होती है, जैसे आपका गणित हो गया, संगीत हो गया, खेल हो गया, ठीक है। विशिष्ट बुद्धि आपकी उसमें उपयोग होती है जो आपके खास कार्य होते हैं। तो अर्थात हर व्यक्ति में एक सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के विषय बुद्धि अलग अलग हो सकती है। यानी हर व्यक्ति में क्या देखने को मिलती है? एक सामान्य बुद्धि देखने को मिलती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष बुद्धि अलग अलग हो सकती है। अब हम बात करते हैं थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। तो थर्स्टन ने बुद्धि को कई छोटे छोटे समूहों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि एक नहीं बल्कि कई क्षमताओं का समूह है, जैसे शब्द समझने की क्षमता, गणितीय क्षमता, तीसरा स्मरण शक्ति, चौथा तर्क शक्ति। यानी थर्स्टन जो है इस बुद्धि को क्या मानते हैं? बुद्धि को सिर्फ एक ही वो नहीं मानते हैं, एक ही क्षमता नहीं मानते, बल्कि बुद्धि को इन्होंने छोटे छोटे समूह में बांट दिया है। जैसे आपका बुद्धि क्या है? शब्द समझने की क्षमता है, गणितीय क्षमता है, स्मरण शक्ति है, तर्क शक्ति है। तो थर्स्टन के अनुसार ये सारे समूह क्या है? बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति इन क्षमताओं से अलग अलग स्तर पर क्या होता है? मजबूत होता है। तो ये था आपका थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। अब बात करते हैं हम गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार अगर हम जाने तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक नहीं है बल्कि कई प्रकार की हो सकती है, जैसे भाषाई बुद्धि, ठीक है, जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए अपना तर्क लगाते हैं, अपनी समझ विकसित करते हैं, तो वो आपकी भाषाई बुद्धि में आती है। दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी जितने भी आपके गणितीय समस्याएं होती हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न होते हैं, जब आप गणित के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो उसमें जो आपका तर्क लगता है, तो ये आपका क्या होता है? तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। तीसरा, संगीत बुद्धि, ठीक है। चौथा आपका शारीरिक बुद्धि, पांचवा आपका सामाजिक बुद्धि। तो इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में विशेष रूप से क्या होता है? प्रतिभाशाली होता है। यानी कि आप देख सकते हैं गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये क्या बताता है कि जो व्यक्ति है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है इनमें से, ठीक है, और उसकी जो प्रतिभा है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने, समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। अलग अलग सिद्धांत यह बताते हैं कि बुद्धि केवल एक चीज नहीं बल्कि कई प्रकार की क्षमताओं का समूह है, इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से बुद्धिमान होता है। यानी जो बुद्धि है वो आपकी एक मानसिक क्षमता है और एक महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता है जिससे आप जीवन में
आगे बढ़ने, अपनी समस्याओं का समाधान करने में आपको मदद मिलती है। और ये सारे सिद्धांत आपको बताते हैं कि जो बुद्धि है आपकी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि ये कई क्षमताओं का एक समूह हो सकता है, समूह है जो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसका उपयोग करता है और वो अपने अपने तरीके से अपने अलग अलग तरीके से वो फिर बुद्धिमान हो सकता है।